स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर.के. नारायण की लिखी हुई कहानी कीमत 8 आना। सुब्बिया मार्केट गेट पर चावल बेचता था। उसकी दुकान में बड़ी बड़ी टोकरियों में सब तरह के चावल, कंकड़ जैसे सादा चावल से लेकर दिल्ली के सांबा तक जो चमेली की तरह सफेद और सुई की तरह पतले रखे रहते थे। उसकी दुकान घिरी भरी और अंधेरी थी, लेकिन उसे इसका एक एक इंच प्यारा था। उसे बोरों की, चावल और उसके छिलके सबकी बू पसंद थी, और मिल से आया ताज़ा चावल जब गाड़ी से गिरता हुआ नीचे बोरों और बर्तनों में भरा जाता, तब वो ये दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन देखे थे। कभी सूखा पड़ता था और पौधे उगते नहीं थे, और चावल की मिलें शांत पड़ जाती थीं, और लोगों की आंखें गड्ढों में धंस जाती थीं और वे अधमरे दिखाई देने लगते थे। लेकिन उन दिनों में भी वो दुकान बंद नहीं करता था। अगर अपने 20 टोकरों के लिए उसे माल न मिलता तो वो गांवों में निकल जाता और कम से कम 2 टोकरे भर लाता और उन्हीं को बेचता। फिर ऐसा भी समय आता जब फसल बहुत अच्छी होती और उपलब्ध माल का वो चौथाई भी नहीं ले पाता, और लगता कि चावल बेचना बेवकूफ़ी का काम है। आप सारा दिन और सारी रात चावल बेचते तो भी इतना नहीं कमा पाते जिससे 50 रुपए का भी फायदा हो। तब कहा जाता कि व्यापार में मंदी आ गई है। फसलों का देवता दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। न उसका अतिरिक्त सहन योग्य था और न कमी। लेकिन सुब्बिया सब ऊंचा नीचा पार कर चुका था। चावल उसके खून में बस गया था। जब उसके पिता काम देखते थे तब वो अवेतन शिक्षार्थी के रूप में काम सीखता था। तब उसे चावल के बोरों से नफरत थी जिनके बीच वो दुकान में फंसा महसूस करता था, और उसकी इच्छा भीड़ भरी सड़कों पर घूमने की होती। सिनेमा, फुटबॉल मैच और कुश्ती के मैच देखने के लिए वो तरसता था, जो सब वो दुकान के भीड़ भरे दरवाजे के पीछे से कुछ कुछ ही देख पाता था। उसके पिता उसे दुकान के भीतर ही रहने को मजबूर करते और उसकी बाहरी रुचियों को बढ़ने नहीं देते थे। वे कहते, लड़कों को कोड़े न लगाए जाएं तो वे डाकू बन जाते हैं। उसने छोटे बच्चे पर यह उसूल इतनी सख्ती से लागू किया कि बहुत जल्द ही वो सिर्फ चावल और बाजार का दीवाना बन गया। जब पिता की मृत्यु हुई, उसने ये जगह इस तरह संभाली कि किसी को कोई अंतर नजर नहीं आया। सब लोग यही समझते रहे कि बूढ़ा ही गद्दी पर बैठा पैसे गिन रहा है। व्यापार बढ़ता गया। सुब्बिया घर के पिछवाड़े 5 कीमती गायें बांध कर रखे रहा, जिनका दूध, दही, घी और मक्खन रात दिन खाकर उनके 5 बच्चे खूब मोटे हो गए और गुब्बारे की तरह फूल गए। पड़ोस के एक गांव में उसकी 30 एकड़ जमीन थी, जिसे देखने वो हर महीने जाता कि सब ठीक ठाक है या नहीं। वो जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और वापसी न होने पर उनके घरों पर कब्जा कर लेता। इस तरह उसने दर्जनों घर हथिया लिए। उसके पास अकूत पैसा जमा हो गया। वो बच्चों को स्कूल भेजने लगा, उनके लिए गोटे की टोपियां और जरी के कोट बनवा दिए, और घर पर भी उन्हें पढ़ाने के लिए एक मास्टर रख दिया जो शाम के वक्त हॉल में लैंप जलाकर बैठकर बड़े जोर जोर से आवाजें लगा लगा कर उन्हें पढ़ाया करता था। उसने अपनी बीवी को सोने से मढ़ दिया और बनारसी सिल्क की चमकदार कीमती साड़ियां पहना दी। अपने घर में 2 मंजिलें और बनवा ली, जिसमें बड़े बड़े कमरे थे, और दीवारों को गहरे नीले रंग से रंगवा दिया और सोने के फ्रेमों में लगवाकर देवी देवताओं की सैकड़ों तस्वीरें चारों तरफ लटका दी। दिन भर गद्दी पर बैठा वो तिजोरी में पैसा भरता रहता और नौकरों को बड़ी तराजू में चावल तौल तौल कर बोरों में भरते देखता रहता। बहुत शांत और संतुष्ट थी उसकी जिंदगी। ये सब अनंत काल तक चलता न रहने का अब कोई कारण नहीं था। यही सब काम और रुचियां हमेशा इसी तरह होते चले जाना, चावल आना और जाना और पैसा इकट्ठा होते चले जाना, फिर एक के बाद एक उसके लड़कों का उसी तरह मोटे होते चले जाना और परिवार का ये व्यवसाय बढ़ते चले जाना। व्यवहारिक दृष्टि से लगता था कि ये जीवन मृत्यु और परिवर्तन से परे का क्षेत्र है। युद्ध ना होता तो ये ऐसे ही चलता रहता। पहले तो लगा कि सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन पहले धक्के के बाद स्थिति इतनी खराब नजर नहीं आई। उसका पैसा और भी तेजी से बढ़ने लगा। सैगोन और बर्मा ने चावल भेजना बंद कर दिया, जिसका अर्थ हुआ कि यहां जमा चावल सोने के मूल्य का हो गया। उसकी दुकान पर लोग दिन रात खड़े रहते और तिजोरी का दरवाजा हर वक्त खुला रहता। उसने पड़ोसी का घर गोदाम बनाने के लिए खरीद लिया, फिर उसके बाद वाला घर, फिर उसके बाद वाला घर, और सारी गली खरीदने के बाद उसने 1 दर्जन गांव भी खरीद लिए। अपनी बीवी और लड़कियों पर और सोना लाद दिया और खुद अपना आकार भी बहुत बढ़ा लिया। युद्ध कुल मिलाकर लाभदायक सिद्ध हो रहा था, परंतु मूल्य और खाद्य नियंत्रण आरंभ होते ही स्थिति बदलने लगी। जीवन में पहली बार वो परेशान और चिंतित हुआ।
वो समझ नहीं पा रहा था कि किसी को यह अधिकार कैसे मिला कि ये बेचो और इतनी कीमत रखो। वो रात दिन अपने मित्रों और कर्मचारियों के साथ यही चर्चा करता रहता। सरकार वो क्या जानती है व्यापार क्या होता है? वो टैक्स इकट्ठा करे, चोर डाकू पकड़े और नालियां बनवाए, और चावल का काम तो सबसे अलग व्यापार है। उसे अच्छा लगता जब कोई कहता खाने पीने का विभाग तो बकवास है, हर चीज बिगाड़ रखी है। वो दिल से इसका समर्थन करता और सुझाव देता, तुम जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी सरकार से बातचीत नहीं कर सकता? पर हालत तो शर्मनाक है। शीघ्र ही उसे पता लगा कि नए ढंग से वो काम कर सकता है। अफसरों से मिलने जुलने, लोगों से बातचीत करने और बहुत से कार्य करने के बाद उसे सही कीमत वाले अन्न की दुकान के रूप में काम करते रहने का अवसर मिल गया। लेकिन अपनी पुरानी दुकान के सामने ये बहुत घटिया काम था। जब उसे पता लगा कि उसके गांव में किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया सारा चावल उसे सरकार को देना पड़ेगा, तो वो कष्ट से कराहने लगा। ये आज्ञा उसे बहुत अत्याचारपूर्ण लगी। मैं पैदा करूं और कीमत वे तय करें, क्यों? वे मुझे आज्ञा देंगे कि मैं अपना अनाज बेचूं या नहीं। ये योजना उसे एकदम गलत लगी, लेकिन बाहर से ज्यादा विरोध प्रदर्शन न करके उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसे नींद आनी बंद हो गई और मुंह का जायका खराब हो गया। रात रात वो इसी समस्या पर सोचता रहता। अंत में एक उपाय सामने आया। उसने खुद को समझाया, अभी उसका चावल खेतों में ही है, उसके बोरे गोदाम में हैं। अगर मैं अपनी अक्ल लगाकर इनकी रक्षा न कर पाऊं तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है? यही ना कि कागज पर सब ठीक ठाक नजर आए। तो यही किया जाएगा। इसके लिए कुछ कारगुजारी करनी पड़ेगी, पर वो जरूरी है। उसे जितने चावल की जरूरत थी बेचने और अपने इस्तेमाल के लिए, उतने वो रख लेता, लेकिन नजर से बाहर और कागज पर भी नहीं। इसके लिए उसे उन लोगों को जो जांच पड़ताल के लिए हर जगह जाते थे पैसा देना पड़ेगा, और काफी पैसा। परंतु ये लाभदायक सौदा था। अगर वो इस अवसर पर 10 रुपए का नोट किसी को पकड़ाता तो उसका अर्थ था 1000 रुपए का चावल बिना जांच के निकाला जा सकता था। वो इस समस्या पर गहराई से विचार करने लगा तो उसे ये ज्ञान हुआ कि एक दृष्टि से ये सब नियम और प्रतिबंध लाभ के लिए ही हैं। वो दार्शनिक के रूप में इस निर्णय पर पहुंचा कि भगवान हर काम अच्छे के लिए ही करता है। उसने हफ्ते में 2 बार कुछ अन्नदान देना शुरू कर दिया और हर शुक्रवार भगवान के नाम पर नारियल फोड़ने लगा, क्योंकि वो उसकी सहायता कर रहा था। धीरे धीरे इस विधि का प्रयोग करते रहने और इसमें ज्यादा अनुभव प्राप्त करने के बाद वो इसका विशेषज्ञ हो गया। अपनी दुकान पर वो चावल तौलने में जरा चतुराई बरतता, जिससे दिन खत्म होने पर बहुत सा चावल जमा हो जाता जो किसी का भी नहीं होता था। फिर वो दुकान कभी खोलता कभी बंद करता और इस तरह व्यवहार करता कि लोगों को उससे चावल लेने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते। जब उसके पास पैसा होता तो इसके पास चावल ना होता, और जब पैसा ना होता तो चावल होता था। इस तरह चालबाजी करके वो हर हफ्ते ढेर सारा चावल जमा कर लेता और गांव से फसल का बहुत कम चावल खाद्य विभाग के पास पहुंचता। इसके बाद उसने पीछे वाली गली का अपना एक मकान गोदाम बना दिया और उसमें जमीन से छत तक चावल के बोरे भर दिए। वो इसे रद्दी कागज और कबाड़ का गोदाम कहता था, जो वो कागज के मिलों के लिए जमा करता था। इसकी सफाई देते हुए वो कहता, क्या करूं, जिंदगी चलाने के लिए करना पड़ता है। अब वो चावल बहुत कम बेचता और वो भी परिचित ग्राहकों को ही। उनसे पहले पैसा ले लेता और बाद में आने को कहता। इस तरह बात करता। एक आदमी है जिसके पास कुछ चावल है, पता नहीं अभी तक बचा भी है या नहीं। जो हो पैसे छोड़ जाओ। कई दफा वो पैसा वापस भी कर देता, कहता माफ करना, मिला नहीं। उसने कहा तो था कि दे देगा, लेकिन आजकल किसी का यकीन नहीं किया जा सकता। एक शाम उसने दुकान बंद की और जेब में चाबी रखकर सड़क पर चला। एक आदमी ने उसे रोक लिया और बोला, अच्छा दुकान बंद कर दी, लेकिन मेरा भाग्य है। सुब्बिया आमतौर पर सड़क पर मिलने वालों से बातचीत करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये लोग एक ही बात करते थे, चावल चाहिए। चावल की इतनी मांग से उसे चिढ़ होती। ये लोग चावल की जगह जब वो कहीं नहीं मिल रहा मक्का या ज्वार क्यों नहीं खाते? बहुत से लोग सोना भी नहीं ले पाते। मुझे इस वक्त काम है और मैं बात नहीं कर पाऊंगा, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने सुब्बिया की बांह पकड़ ली और बोला, दुकान खोलकर मुझे चावल दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सुब्बिया रुका तो कहने लगा, मेरे दोनों बच्चे खाने के लिए चिल्ला रहे हैं और बूढ़ी माँ बेहोश पड़ी है। सब भूख से बेचैन है। राशन कार्ड 3 दिन पहले खत्म हो गया। इन्हें इस हालत में देखा नहीं जाता मुझसे। मेहरबानी करो और थोड़ा सा चावल दे दो। मैं सारे शहर का चक्कर लगा आया पर कहीं एक दाना भी नहीं मिला। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ लेकर आऊंगा। खाली हाथ पहुंचा तो पता नहीं वे क्या करेंगे।
कितना चाहिए? शेर भर दे दो, खाने वाले 6 लोग हैं। सुब्बिया ने उसे चढ़कर देखा। तो पहले क्यों नहीं आ गए? मैं और जगह ढूंढ रहा था। कितना पैसा है तुम्हारे पास? दूसरे ने 8 आने का सिक्का दिखाया। सुब्बिया ने उसे नफरत से देखा। इतने में शेर भर चाहिए? लेकिन चावल रुपए का 3 सेर मिल रहा है ना? अब ये सब भूल जाओ, कंट्रोल वगैरह की बात करोगे तो भूखे मरोगे। उसे गुस्सा आ गया। लोग भूख से मरते हुए भी वही बातें कर रहे हैं। उसने कहा, 8 आने और दो तो शेर भर दे दूंगा। दूसरे ने निराशा से सिर हिलाया। ये महीने का अंत है, यही बाकी बचा है। आधा शेर ही मिलेगा, जिसका चावल है वो इतना ही देगा। ठीक है, दूसरे ने धीरे से कहा, जितना मिलेगा वही सही। पैसे मुझे दो, सुब्बिया बोला। उसने सिक्का ले लिया। मेरे पीछे मत आना, वो आदमी बड़ा शक्की है, किसी को साथ देखेगा तो फौरन मना कर देगा। यहीं इंतजार करो, मैं आता हूं। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, अगर वो ना करता है तो तुम्हारा भाग्य। वो चला गया और ये आदमी सड़क के कोने पर खड़ा रहा। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा मुझे? उसने सुब्बिया से पूछना चाहा, लेकिन वो नाराज हो जाएगा ये सोचकर चुप रहा। 3 घंटे बीत गए और सुब्बिया वापस नहीं लौटा तो वो सोचने लगा कि उसे पूछ लेना चाहिए था। रात गहराने लगी। आने जाने वाले कम होते गए। जो लोग चल रहे थे वे छायाओं की तरह दिखने लगे। आदमी खुद ही बुड़बुड़ाने लगा, पता नहीं क्या हुआ, वो कहाँ है, कहाँ चला गया? मैं कब लौटूंगा और चावल पकाऊंगा? बच्चे, मेरे बच्चे। वो घूमा और जिस दिशा में सुब्बिया गया था उधर चलने लगा। लेकिन ये दिशा सही नहीं थी, क्योंकि गोदाम कहीं और था और सुब्बिया दिखाना नहीं चाहता था कि वो किधर जा रहा है। वो दरअसल थोड़ी दूर उधर चलकर किसी और तरफ मुड़ गया और उधर चला गया। आदमी सूनी पड़ी सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा, फिर उसकी दुकान की ओर चला कि शायद वहीं हो, पर वो वहां भी नहीं था। दरवाजे पर पहले की तरह ही ताला पड़ा था। उसे ताज्जुब होने लगा और कुछ देर घूमने के बाद सुब्बिया के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो पीछे से सुब्बिया की पत्नी की आवाज आई, आज बहुत देर हो गई। लेकिन एक नए आदमी को देखकर वो चुप हो गई। आदमी ने पूछा, सुब्बिया घर पर है? नहीं, वो तो अभी तक आया ही नहीं। उसकी चिंता जाहिर थी। दोनों 6 बजे सवेरे तक इंतजार करते रहे, फिर बेचैन होने लगे। पत्नी ने पूछा, तुमने उसे दूसरे गोदाम पर देखा? कहाँ है ये? उसे बताना पड़ा, क्योंकि वही इसके बारे में जानती थी। दोनों चले। गलियों में घूम घूम कर वे उस इमारत पर पहुंच गए। दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने खटखटाया, लेकिन ये हमेशा सुरक्षा के ख्याल से ही बनाया गया था। इसमें चूहे भी मुख्य द्वार के अलावा कहीं और से नहीं घुस सकते थे। अंत में उन्हें सामने की एक खिड़की तोड़कर और एक लड़के को भीतर घुसाकर मुख्य द्वार खुलवाना पड़ा। खिड़की से रोशनी की एक किरण भीतर आ रही थी। उन्होंने देखा, फर्श पर एक बिजली की टॉर्च पड़ी है और उसके पास एक 8 आना और थोड़ी दूर बोरों के ढेर के नीचे से एक हाथ निकला पड़ा है। जांच के बाद कहा गया, अचानक बोरों के गिर पड़ने और दम घुटने के कारण मौत।